वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। तो चलिए आज हम इंडिया के एक ऐसे आर्किटेक्चर मार्वल की दुनिया में चलते हैं जहां पत्थर को गहने की तरह तराशा गया था। हम बात करेंगे शानदार होयसला आर्किटेक्चर की। देखिए, एक ऐसी आर्ट फॉर्म जहां क्राफ्ट्समैन सिर्फ स्कल्प्टर्स नहीं थे, बल्कि वो थे ज्वेलर्स इन स्टोन। आज के इस एनालिसिस में हम यही समझेंगे कि आखिर उन्होंने कठोर पत्थर में इतनी माइंड ब्लोइंग इंट्रिकसी और ब्यूटी अचीव की कैसे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, टेक्निकली अगर देखा जाए तो होयसाला स्टाइल वेसारा स्कूल का ही एक पार्ट है। वेसारा स्कूल क्या है? ये नागरा और द्राविड स्टाइल्स का एक हाइब्रिड यानी एक तरह का मिश्रण है। लेकिन होयसाला स्टाइल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी यूनिक हैं, इतनी अलग हैं कि ये अपने आप में ही एक अलग स्कूल बन गया। और ये आर्ट फॉर्म ये फ्लरिश हुई कर्नाटका में रफली 1050 से 1300 एडी के बीच। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक हार्ड स्टोन में इतनी ज्यादा डेलिकेट, इतनी बारीक, ऑलमोस्ट ज्वेलरी जैसी कार्विंग करना आखिर पॉसिबल हुआ कैसे? उस दौर में सोचिए, जब आज जैसी एडवांस्ड मशीन्स बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने ये करिश्मा कर कैसे दिखाया? इसका जवाब इंटरेस्टिंगली सिर्फ उनके स्किल में नहीं, बल्कि जियोलॉजी में छिपा हुआ है। होयसाला आर्टिस्ट ने एक बहुत ही स्पेशल मटेरियल चुना और इसी मटेरियल ने उनकी आर्ट को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। यह सीक्रेट मटेरियल था क्लोरेटिक स्किस्ट, जिसे हम आम भाषा में सॉफ्ट सोप स्टोन भी कहते हैं। अब इस पत्थर की प्रॉपर्टी सचमुच फैसिनेटिंग है। जब इसे क्वारी से यानी खदान से निकाला जाता है तब ये काफी नरम होता है, इतना सॉफ्ट कि इस पर आप बहुत ही फाइन, बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सुनार सोने पर काम करता है। और फिर जादू होता है। जैसे ही ये पत्थर हवा के यानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, वक्त के साथ साथ ये कठोर, हार्ड होता चला जाता है। तो सोचिए, जो कार्विंग इतने नरम पत्थर पर की गई थी वो धीरे धीरे परमानेंट और ड्यूरेबल हो जाती है। ये एक कमाल का पैराडॉक्स है जिसने होयसाला आर्ट को डेलिकेट भी बनाया और टाइमलेस भी। इस डिफरेंस को समझने के लिए ये कंपैरिजन देखिए। चोला डायनेस्टी ने हार्ड ग्रेनाइट यूज किया। इससे उनके स्कल्पचर्स नो डाउट मॉन्यूमेंटल और पावरफुल तो बने, लेकिन उनमें उतनी बारीक कार्विंग नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ होयसालाज ने सॉफ्ट सोपस्टोन का इस्तेमाल करके माइक्रो स्कल्पचर और 3 डायमेंशनल डिटेल्स को पॉसिबल बनाया। यह मटेरियल की एक रेवोल्यूशनरी चॉइस थी। तो हमने व्हाट यानी मटेरियल को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं वेयर पर यानी इसके लेआउट पर। होयसला आर्ट का दूसरा बड़ा इनोवेशन था उनका यूनिक ग्राउंड प्लान। इसे कहते हैं स्टेलेट प्लान। स्टेलेट का मतलब ये होता है स्टार शेप्ड, और इसको समझना बहुत आसान है। इमेजिन कीजिए, पहले एक सिंपल सा स्क्वायर बेस लिया जाता है, फिर उस स्क्वायर को उसके सेंटर पॉइंट यानी सेंट्रल एक्सिस पर थोड़ा सा रोटेट किया जाता है। बस इस रोटेशन से ही मल्टीपल कॉर्नर्स या प्रोजेक्शंस बन जाते हैं और फाइनल रिजल्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स, खूबसूरत स्टार शेप्ड आउटलाइन। तो क्रूशियल सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? इसके दो बड़े कारण थे। एक, इस स्टार शेप ने स्कल्पचर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट किया। दीवारों पर कार्विंग के लिए ज्यादा जगह मिल गई। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस डिजाइन से दिन भर लाइट और शैडो का एक ड्रामेटिक खेल चलता रहता था, जिससे मंदिर हर पल जिंदा महसूस होता था। इस स्टेलेट प्लान को और भी ग्रैंड लुक देता था जगाती। ये एक अपरेज्ड प्लेटफॉर्म है, लगभग 1 मीटर ऊंचा, जिस पर पूरा का पूरा मंदिर खड़ा होता है। और क्योंकि मंदिर की दीवारें स्टार शेप्ड हैं, इसलिए जगाती का पैटर्न भी उन्हीं को फॉलो करते हुए जिगजैग होता है। जब कोई भक्त इस पर प्रदक्षिणा यानी सर्कमएम्बुलेशन करता है तो उसे एक रिदमिक, एक अलग ही विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। होयसाला आर्ट में यह कहना गलत नहीं होगा कि आर्किटेक्ट सबसे पहले एक स्कल्पचर था। पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उनके लिए कैनवस थी। यहां आकर आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच की जो लाइन है वो लगभग मिट जाती है। मंदिर की बाहरी दीवारों को अगर देखें तो वहां जैसे लाइफ की लेयर्स दिखाई देती हैं, एक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बैंड्स, जिन्हें फ्रीजेस कहते हैं। सबसे नीचे हाथियों की कतार है जो स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करती है। उनके ऊपर शेर हैं जो करेज का प्रतीक है। अगली लेयर में घोड़े हैं जो स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर ऊपर फ्लोरल और सेलेस्टियल मोटिव्स आते हैं। ये एक सिंबॉलिक जर्नी है, जमीन से आसमान तक। और ये चीज उनकी क्राफ्ट्समैनशिप का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। देवी देवताओं के जो गहने हैं उन्हें इतनी गहराई से तराशा गया है कि वो अलग 3 डायमेंशनल पीसेस लगते हैं।
ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें मूर्ति पर अलग से पहनाया गया हो। और ये सब उसी सॉफ्ट सोपस्टोन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। होयसला मंदिरों में अक्सर एक से ज्यादा श्राइन्स यानी गर्भगृह होते थे। तो अगर एक सेंट्रल श्राइन हो तो उसे एकाकुटा कहते हैं। 2 श्राइन्स वाले मंदिर द्विकुटा कहलाते हैं और 3 श्राइन्स वाले मंदिर त्रिकुटा कहलाते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन और हार्मोनियस लेआउट माना जाता था। अब आइए इस आर्किटेक्चरल स्टाइल के कुछ सबसे फेमस और बेहतरीन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इन्हें होयसाला डायनेस्टी के क्राउन ज्वेल्स भी कहा जा सकता है। ये 3 प्रमुख मंदिर हैं। बेलूर का चेन्नाकेशवा टेम्पल, ये अपनी अद्भुत मदानिकास के लिए मशहूर है। ये मदानिकास सेलेस्टियल डांसेस और म्यूजिशियंस की मूर्तियां हैं जो छतों को सहारा देती हैं। इन्हें ब्रैकेट फिगर्स भी कहते हैं। फिर है हलेबिद का होयसलेश्वरा टेम्पल। ये एक द्विकुटा यानी ट्विन श्राइन टेम्पल है जिसमें इंडिया के सबसे एक्सटेंसिव स्कल्पचरल फ्रीजेस मिलते हैं। और आखिर में सुमान्नापुरा का केसवा टेम्पल, ये त्रिकुटा और स्टेलेट प्लान का सबसे परफेक्ट और कंप्लीट एग्जाम्पल माना जाता है। तो संक्षेप में अगर इस पूरे स्टाइल को समराइज करना हो तो होयसाला स्टाइल को इंडियन आर्किटेक्चर का बैरोक फेज भी कहा जाता है। बैरोक एक यूरोपियन आर्ट स्टाइल थी जो बहुत ही ऑनेट, ड्रामेटिक और कॉम्प्लेक्स डिजाइन के लिए जानी जाती है। बिल्कुल उसी तरह होयसाला आर्किटेक्चर मैथमेटिकली प्रिसाइज भी थी और आर्टिस्टिकली बेहद ग्रैंड भी। और ये हमें एक इंटरेस्टिंग सवाल पर छोड़ जाता है। आज के इस मिनिमलिस्ट डिजाइन के दौर में डेकोरेटिव डिटेल्स के इस एक्सप्लोजन से क्या सीखा जा सकता है? शायद ये कि कभी-कभी असली ब्यूटी डिटेल्स में ही होती है और आर्ट का मकसद सिर्फ फंक्शनैलिटी नहीं बल्कि इंसान के अंदर अवे और वंडर की भावना पैदा करना भी है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.